नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज ने भेंट की। इस खास मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार तेजी से कौशल विकास पर जोर देने का काम कर रही है। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के नाम जारी कर दिए गए हैं। वहीं जल्द ही नगर निगम के मेयर पद का ऐलान भी इस दौरान किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से यह ऐलान होगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इस दौरान ये जानकारी दी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के नाम इसमें शामिल हैं। वहीं जल्द ही नगर निगम के मेयर पद का भी ऐलान इस दौरान होता नजर आएगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी की ओर से ये जानकारी साझा की गई। देहरादून से ये बड़ी खबर, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। वहीं जल्द ही नगर निगम के मेयर पद का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी की ओर से जानकारी साझा की गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जहां बीजेपी ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहीं कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ कई पालिकाओं और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। जल्द ही बाकी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना संभव है। देखिए, 3 नगर निगम है। नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है। और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएँ हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं। उसको हमने आज जारी किया है और बाकी की जो सूची है, शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए क्या है कि आपने पहले रायशुमारी की, रायशुमारी के बाद आपने हर स्तर पर, जैसे विधायकों से पूछा होगा और लोगों से पूछा होगा, उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी अपना पैनल तैयार किया होगा 4-5 लोगों को, जो भी निकल कर आया होगा। उसके बाद उन 4-5 में से कौन मुफीद है, पब्लिक पल्स किसके फेवर में है, उसको लेकर हमारा सर्वे लगातार चल रहा है इस समय। तो जो नाम पैनल में गए होंगे उन लोगों का भी सर्वे हो रहा होगा और उसके बाद जिसको लड़ाने में हमें लगेगा कि चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव जीतने में सहूलियत होगी, वो कैंडिडेट ले आया जाएगा। तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चल रहा है। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अब याचना नहीं, रण होगा। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं बीजेपी ने देर रात नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि अभी नगर निगम को लेकर संशय बरकरार है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सभी का निर्णय लेना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा, बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नगर निगम प्रत्याशियों को लेकर जल्द ही लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। देखिए, आज पूरी उम्मीद है कि हमारी दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। उसी का इंतजार हमारे सभी प्रत्याशियों को भी है आज के लिए। तो आज पूरी उम्मीद है कि जैसा कि हमारे प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि 1-2 दिन में सभी सूची आ जाएगी, तो कल एक सूची आ गई और दूसरी सूची का जिस तरह से बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो आज वो इंतजार जाकर खत्म होगा। पूरी उम्मीद है कि आज सूची आ जाएगी। राज्य में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर काशीपुर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए हैं, जहां महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र हासिल किया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी भी की जा रही है। साथ ही भारी पुलिस बल की भी तैनाती इस दौरान देखी गई।
गाजीपुर सभासद प्रत्याशी के लिए नामांकन का पहला दिन था। हमें 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए आज और टोटल जो हमारे फॉर्म की बिक्री हुई है वो लगभग 200 के आसपास है और ये प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाली 30 तारीख तक आप फॉर्म, कोई प्रत्याशी चाहे तो फॉर्म ले सकता है और उसको 5 बजे तक जमा कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस का टाइम जो है वही जो है फॉर्म लेने की और फॉर्म जमा करने की समय यही रहेगा और आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको सारे निर्देश, उनको किस चीज़ का अनुपालन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी दे दी गई है। पत्रकार बंधुओं, आज हमने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म ख़रीदा है। उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयारी पूरी है हमारी। अब पार्टी हाईकमान का जैसा ही आदेश होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी हमारी हाईकमान हमको सिम्बल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी हाईकमान ने हमारे को इस लायक नहीं समझा तो जिसको भी समझा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ बात की जाए तो आज तक जो भी चेयरमैन बना है, कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने हैं, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करके दिया है। जो काम किया है अपने हित के काम किए हैं, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं किया है। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्याशियों पर मंथन के लिए देहरादून के समाजवादी पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मीटिंग को संबोधित करते हुए सपा के प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। समाजवादी पार्टी की नगर निगम चुनाव लड़ने की जमीनी स्तर से पूरी तैयारी है और अभी तक हमारे पास मेयर पद के लिए 3 आवेदन आ चुके हैं और पार्षद पद के लिए 60 आवेदन आ चुके हैं। इसमें हमारी आज शाम को एक बैठक होनी है जिसमें कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान साहब, ये तीनों मिलकर हमारे साथ बैठक करेंगे। उसमें हम सभी नामों का पैनल फाइनल करेंगे कि कौन सा पार्षद हमारी पार्टी के लिए संघर्षशील और जुझारू रहेगा। तो कल तक हम इस लिस्ट को फाइनल करके आपको बताएंगे। हल्द्वानी में स्थानीय नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 26 नोडल अधिकारी समेत 23 आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है। हमारी तैयारियां, नगर निकाय की निर्वाचन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इस संबंध में हल्द्वानी में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हम सभी निकायों के संपर्क में हैं और निर्वाचन प्रक्रिया हमारी शांतिपूर्ण ढंग से सब जगह शुरू हो गई है। नामांकन के लिए सुरक्षा व्यवस्था हमारी बनाई गई है और जो हमारे पार्षद के लिए या माननीय मेयर के लिए आ रहे हैं नामांकन के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी काउंटर्स बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से बता दिया जा रहा है कि कौन कौन से प्रपत्र की रिक्वायरमेंट है और अगर किसी को कहीं पे कोई समस्या हो रही है तो हमारे अधिकारी उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। नगर निगम चुनावों की तारीख घोषित होते ही दावेदार अपनी दावेदारी दर्ज करा रहे हैं। वहीं नामांकन स्थल से ग्राउंड जीरो से देखिए जनता टीवी के संवाददाता यशराज आनंद की एक खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। वहीं सुगबुगाहट के बीच इस वक्त नगर निगम की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर एनओसी और नॉमिनेशन फॉर्म मिल रहा है। वहीं एनओसी और नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए कई दावेदार मौजूद हैं, कुछ भाजपा के, कुछ कांग्रेस, आरएलडी, यूकेडी और कुछ निर्दलीय पर यहाँ पर आए हुए हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस वार्ड में जहां से पार्षदों के लिए नामांकन फॉर्म दिया जा रहा है, मिल रहा है। वहीं पर कई लोग हमारे साथ हैं जो देखिए जो नामांकन फॉर्म ले रहे हैं और नामांकन फॉर्म को लेने के साथ ही भर भी रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि मुख्य निर्वाचन प्रतीक के नमूने भी यहाँ पर दिए जा चुके हैं, यानी कि प्रत्याशियों को जो चाहिए सिंबल उसको भी दिखाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दिखाया गया है कि कक्ष संख्या 1, ये वार्ड संख्या 1 से 15 तक के जो नामांकन पत्र हैं यहाँ पर ये लिए जाते हैं। आइए दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ नामांकन पत्र लिया जा रहा है और ये खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस वार्ड से करीब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से करीब जो अभी तक हुए हैं ये फॉर्म 91 फॉर्म यहाँ पर अभी तक बिक चुके हैं। और उसी तरीके से दूसरे जगह की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आकर मौजूद है, नेतागण यहाँ पर आए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। आइए दूसरे वार्ड में मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर इस वार्ड में करीब वार्ड संख्या ये 46 से 60 तक है।
ये यहाँ पर नामांकन फॉर्म मिलता है और यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है। इन भीड़ के बीच देखें यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, सर कितने अभी तक फॉर्म की बिक्री हो चुकी है यहाँ पर, कितने फॉर्म की बिक्री हो चुकी है यहाँ पर सर? अभी हमारे पास जो है 79 यहाँ पर कुल 79 फॉर्म की बिक्री हो चुकी है, जो कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं खरीदने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 23 जनवरी को यहाँ पर 23 जनवरी को यहाँ पर मतदान होना है। उसी के साथ में आपको दूसरे कक्ष में भी लेकर चल रहा हूँ। यहाँ करीब वार्ड संख्या 31 से 45 तक है। नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर दिग्गज राजनेता मैदान पर उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसके बाद मीरा सकलानी ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मसूरी बीजेपी मंडल का उन पर विश्वास जताए जाने के लिए आभार व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं उस भरोसे पे खरे उतरूं। यहाँ के मंडल का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित कराने में जो मदद करी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी मैदान में क्योंकि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी नगर पालिका में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करूंगी इस चुनावी जंग में। दूसरी बात, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के लिए जो आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति में वो आवास की व्यवस्थाएं हैं, उन पे काम करूंगी, वो हाईटेक बनाने की कोशिश करूंगी। तीसरी बात, जो सफाई कर्मचारियों को जो काम है जो ठेके पे दिया गया है, वो ठेकेदारी प्रथा के मैं विरुद्ध हूँ, वो ठेकेदारी प्रथा को मैं समाप्त करूंगी। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी ने निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा इस समय सुचारू रूप से जारी है। अब तक 5000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। इसी को लेकर यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने बताया कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर शीतकालीन यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए कि जो जीएमएन के गेस्ट हाउस है उसमें 25% की रियायत दी जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे बीकेटीसी गेस्ट हाउस हैं उसमें बहुत ही नॉमिनल जो रेट्स हैं ऑलरेडी हैं, 300 रुपया 600 रुपया है। काफ़ी रेट्स हम लोगों ने इसमें कम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुख सुविधा है इस समय काफ़ी भीड़ भी काफ़ी कम है। और अगर जैसे जो रूटीन यात्रा होती है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जो है तीर्थयात्री आते हैं तो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं जोशीमठ और पांडुकेश्वर के, तो इस समय उनके बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। पूजा पाठ कर सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने बच्चों के जन्म और बर्थडे इत्यादि में भी क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ करा के और प्रभु के जो आशीर्वाद का आनंद उठा सकते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक भी मंदिरों की सुरक्षा को देखेंगे। वहीं दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद हर साल आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की जाती है। वर्ष 2022 में जब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया था तो शीतकाल में उसकी सुरक्षा को लेकर के उस समय मेरे द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया था कि जो हमारे धाम है शीतकाल में उनकी सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। तो इस क्रम में आईटीबीपी तैनात करने की हमने मांग की थी शीतकाल में, क्योंकि वो लोग इस मौसम के लिए अभ्यस्त भी होते हैं। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अनुरोध किया था और तब से निरंतर वहाँ पर शीतकाल में आईटीबीपी की सुरक्षा रहती है, सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, सिविल पुलिस है हमारे, उनके जवान भी वहाँ पर रहते हैं। मंदिर समिति के जो कार्मिक हैं, कुछ कार्मिक भी
रहते हैं। और केदारनाथ के साथ में ही बद्रीनाथ धाम में भी सरकार ने शीतकाल में आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया। वर्तमान में भी दोनों धामों में एक एक प्लाटून आईटीबीपी के जवान की तैनात है और उसके अलावा सिविल पुलिस और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक भी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पहली बार कैटल बेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में देश से लेकर विदेश के करीब 50 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली शालिनी सिंह और सरबजीत सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान आयोजकों ने उत्तराखंड सरकार से कैटल बेल चैंपियनशिप को बढ़ावा देने की मांग की है। उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड के खेल विभाग से भी हम इनका कोऑर्डिनेशन कराने का कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से ये 2 साल पहले इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर आए थे तो उनको लेकर भी इनको आगे बढ़ाए और जिस तरीके की शुरुआत एक करना चाह रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आपको मालूम ही है कि इंटरनेशनल स्टेडियम्स भी बन चुका है और उसमें नेशनल्स इंटरनेशनल्स गेम होने हैं। तो उसी की तरफ पे कैटल बेल को भी इसमें एथलीट्स के जो खिलाड़ी हैं इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तकरीबन 50 से ज़्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है, 6 से ज़्यादा राज्यों और 3 डिफरेंट कंट्री जिसमें जर्मनी, फ्रांस भी शामिल हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। इस खेल में आज आप छोटे से बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से लेके जो कि 50 या 60 साल की ऊपर की लेडीज हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, जिसको लेकर देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को अच्छी तरीके से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों के कोच के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहेंगे। देखिए, नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रही है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। और इसमें जो नंबर ऑफ गेम्स, लार्जर रेजिडेंस टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएशंस और हमारे स्पेक्टेटर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट वो राजधानी में ही बड़े स्केल पे रहेगा। तो इसी के दृष्टिगत हमारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, विद्युत, जल संस्थान, पुलिस, ट्रैफिक, हमारे पीडब्ल्यूडी, तो सभी का जो भूमिका है और जिम्मेदारी है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है। तो उसी के दृष्टिगत जो कंसर्न एसेट्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको फेस लिफ्टिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए निर्देशित किया गया है। और समय अंतर्गत इसी हफ्ते जो एस्टिमेशन है संपूर्ण रिक्वायरमेंट्स की, वो सब कंपाइल करके गेम सेक्रेटेरिएट को हमें सबमिट करनी है। हल्द्वानी नगर आयुक्त ने सड़कों की सफाई का जायजा लिया, गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा कि उनकी तरफ से हल्द्वानी की सड़कों में साफ सफाई की व्यवस्था को खुद देखा जा रहा है, तो वहीं उनके द्वारा शहर के मुख्य मार्ग नैनीताल रोड में स्थित दुकानदारों को अपनी दुकान के आसपास गंदगी फैलाने को लेकर फटकार भी लगाई गई। नगर आयुक्त का कहना है कि कुछ दिनों में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिस कारण शहर साफ सुथरा रहे, जिसको लेकर उनकी तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि नगर निगम की टीम हमेशा से काम करती आई है। बस मैंने एक कोशिश ये करी है, मैंने ये जानने का प्रयास किया है कि जब हमारी टीम साफ सफाई कर लेती है उसके बाद कूड़ा कैसे आ जाता है। तो पिछले 4-5 दिनों से मैंने ये देखा इसमें कि हमारी टीम का जो टर्न है वो मॉर्निंग में ये लोग साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जब दुकानें खुलती हैं तो वो अपनी दुकान का सारा कूड़ा रोड और नालियों में डाल देते हैं। इसलिए ये दिखता ही नहीं है कि नगर निगम की टीम ने कहीं पर भी साफ सफाई करी है। तो मेरा इसमें प्रयास ये है कि मेरी पूरी टीम पूरे शहर को साफ सफाई करने के लिए लगी हुई है। टंसी ग्राउंड की भी सफाई में लगी हुई है, राष्ट्रीय खेल हमारे सामने है और शहर की छवि का सवाल है, तो साफ सफाई हमारी टीम कर रही है। लेकिन मैं एक अपील आपसे ये करना चाहूंगी आपके माध्यम से लोगों से कि अपनी दुकान का कूड़ा कृपया करके समेट के डस्टबिन में रखें और जो भी हमारी कूड़ा गाड़ी आती है, हमारा जो कूड़ा उठाने के लिए हमारे लोग आते हैं उनको दें, उसको बाहर सड़क पर मत फेंकें। क्योंकि हमारी सफाई इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि सुबह की सफाई के बाद दुकान खुलने के समय के बीच में वो कूड़ा वापस वहां पर आ जाता है।
तो सभी के प्रयासों से कोशिश करूंगी कि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ दिखाई दे। मैं अभी लोगों से एक ये भी अपील कर रही हूँ कि जो अपनी दुकान के आगे कूड़ा कर रहा है वो उस कूड़े को उठाए। अभी मैंने शुरुआती दौर में चालानी कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन अगर इन लोगों की दुकानों के आगे इसी तरह का मुझे कूड़ा मिलता रहा, जहाँ पे मैं साफ सफाई करा के जा रही हूँ, वहाँ पे वो जो लोग भी कूड़ा डालेंगे उनके विरुद्ध उसमें हमारी ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। नगर निगम चुनावों की तारीख घोषित होते ही दावेदार अपनी दावेदारी दर्ज करा रहे हैं। वहीं नामांकन स्थल पर ग्राउंड जीरो से देखिए जनता टीवी के संवाददाता यशराज आनंद की एक खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। वहीं सुगबुगाहट के बीच इस वक्त नगर निगम की स्थिति में आपको दिखा रहा हूं, जहां पर एनओसी और नॉमिनेशन फॉर्म मिल रहा है। वहीं एनओसी और नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए कई दावेदार मौजूद हैं, कुछ भाजपा के, कुछ कांग्रेस, आरएलडी, यूकेडी और कुछ निर्दलीय पर यहाँ पर आए हुए हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस वार्ड में जहां से पार्षदों के लिए नामांकन फॉर्म दिया जा रहा है, मिल रहा है। वहीं पर कई लोग हमारे साथ हैं जो देखिए जो नामांकन फॉर्म ले रहे हैं और नामांकन फॉर्म को लेने के साथ ही भर भी रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि मुख्य निर्वाचन प्रतीक के नमूने भी यहाँ पर दिए जा चुके हैं, यानी कि प्रत्याशियों को जो चाहिए सिंबल उसको भी दिखाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दिखाया गया है कि कक्ष संख्या 1, ये वार्ड संख्या 1 से 15 तक के जो नामांकन पत्र हैं यहाँ पर ये लिए जाते हैं। आइए दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ नामांकन पत्र लिया जा रहा है और ये खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस वार्ड से करीब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से करीब जो अभी तक हुए हैं ये फॉर्म 91 फॉर्म यहाँ पर अभी तक बिक चुके हैं। और उसी तरीके से दूसरे जगह की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आकर मौजूद है, नेतागण यहाँ पर आए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। आइए दूसरे वार्ड में मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर इस वार्ड में करीब वार्ड संख्या ये 46 से 60 तक है, ये यहाँ पर नामांकन फॉर्म मिलता है। और यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है। इन भीड़ के बीच देखें, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, सर कितने अभी तक फॉर्म की बिक्री हो चुकी है? यहाँ पर कितने फॉर्म की बिक्री हो चुकी है यहाँ पर सर? अभी हमारे पास जो है 79 यहाँ पर कुल 79 फॉर्म की बिक्री हो चुकी है, जो कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं खरीदने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर 23 जनवरी को यहाँ पर 23 जनवरी को यहाँ पर मतदान होना है। उसी के साथ मैं आपको दूसरे कक्ष में भी लेकर चल रहा हूँ, यहाँ करीब वार्ड संख्या 31 से 45 तक है। और इसमें भी आइए बात करते हैं कि यहाँ पर कितने फॉर्म की अभी तक बिक्री हो चुकी है। यहाँ पर बात करें तो सर यहाँ पर अभी कितने फॉर्म की बिक्री हो चुकी है, इसके विषय में जानकारी आप दे दें। यहाँ करीब 54 फॉर्म की अभी तक बिक्री हो चुकी है, यानी कि 54 लोग पार्षद यहाँ से तैयारी अपनी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी को ना तो सिंबल मिला है, ना तो अभी तक यह निश्चित हुआ है कि कौन से दल से किस व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन सभी के बीच लगातार सुगबुगाहट मौजूद है, लगातार तमाम लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में देखने को मिल रहा था। वहीं यदि बात करें कि आज से 27 तारीख से लेकर नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, नामांकन शुरू हो चुका है। अब तो बाद में ही पता चलेगा शाम में कि कितने लोग नामांकन भरे हैं। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।